मानव के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान अब हम पढ़ते हैं कि मानव जनन तंत्र में किन किन अंगों को सम्मिलित किया गया है और इनके अंदर या इन अंगों के क्या कार्य है। मानव एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर और मादा जंतु अलग अलग है। नर यानी पुरुष अलग होते हैं और मादा यानी स्त्री अलग है। दोनों पर नर और मादा अलग अलग प्रकार से जननांग पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि नर जनन तंत्र में किन किन अंगों को सम्मिलित किया गया है। बोर्ड की परीक्षा में अगर इस टाइप से प्रश्न आता है तो हमें चित्र साफ सुथरा और अच्छा बनाना है। चित्र बनाने की प्रैक्टिस हमें लगातार करनी है क्योंकि चित्र अच्छे बनेंगे तो मार्क्स भी हमें अच्छे आते हैं। चित्र को अच्छी तरीके से बनाना है और इसको अच्छी तरीके से हमें नामांकित करना है ताकि हमें अच्छे से अच्छे नंबर आएं। बात करते हैं मानव जनन तंत्र की। तो नर जनन तंत्र में याद रखना है कि मानव का जनन तंत्र यानी नर जनन तंत्र कहाँ स्थित होता है। तो यह स्थित होता है श्रेणी क्षेत्र में, कमर के हिस्से के नीचे स्थित होता है नर जनन तंत्र और इसी प्रकार से मादा जनन तंत्र भी वहीं पर यानी श्रोणी क्षेत्र के अंदर ही पाया जाता है। यह एक प्रारूपिक या हम कहें सामान्य या हम कहें कि यह एक नर जनन तंत्र का एक डायग्राम है जिसमें उन सभी अंगों को यहाँ पर दिखाया गया है जो नर जनन तंत्र के अंदर सम्मिलित होते हैं। नर जनन तंत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उसमें सबसे पहले आते हैं मुख्य जननी अंग यानी मुख्य अंग, प्राथमिक जननांग जिसको हम कहते हैं, उनको रखा जाता है प्राथमिक जननांग यानी मुख्य जनन अंग, जिनके अंदर सम्मिलित किया जाता है एक जोड़ी वृषण को। तो यहाँ पर होता है एक जोड़ी वृषण, यह होते हैं मुख्य जननांग जिनको हम कहते हैं प्राथमिक जननांग। और बाकी होते हैं सहायक अंग। सहायक अंग जो जनन की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, युग्मकों के स्थानांतरण में सहायता करते हैं। इन सहायक अंगों में सम्मिलित होता है एक जोड़ी अधिवृषण। अधिवृषण से निकलने वाली शुक्र वाहिकाएं, शुक्र वाहिकाएं मिलकर बनाती है स्खलनीय वाहिनी। जो मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। और होते हैं ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां जो यहाँ पर काम में आती है, वीर्य के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। उनमें आती है प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि। तो यह कुछ विशिष्ट अंग होते हैं जो मानव के जननांगों के अंदर सम्मिलित होते हैं। हम शुरुआत करते हैं मानव जनन तंत्र की। तो मानव जनन तंत्र की जो मुख्य अंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं वृषण कहते हैं। मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जिसकी लंबाई होती है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये वृषण शरीर के बाहर चमड़ी की एक थैली, त्वचा की एक थैली के अंदर विन्यासित रहते हैं, स्थित रहते हैं। इन्हें कहा जाता है वृषण कोश। वृषण मानव शरीर के बाहर है, देह गुहा के बाहर होते हैं। उसका कारण है कि शरीर के तापमान पर वृषणों के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रियाएं नहीं होती है। शुक्र जनन की प्रक्रिया के लिए वृषणों को थोड़ा सा ठंडा रखना पड़ता है। अतः वृषण शरीर के बाहर होने से वृषण का ताप शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इस कारण से वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। सभी मैमल्स के अंदर वृषण शरीर के बाहर ही होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हो सकते हैं। उन अपवादों में आता है एक तो हाथी, ब्लू व्हेल मतलब व्हेल मछली जो है वो, और डॉल्फिन। इनके अंदर वृषण शरीर के अंदर होते हैं और बाकी सारे स्तनधारियों के वृषण शरीर के बाहर होते हैं। प्रत्येक वृषण के साथ में यहाँ पर एक अति कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है जो वृषण के ऊपर एक कोमे के आकार की संरचना बनाती है। इसे कहा जाता है अधिवृषण।
यह अधिवृषण वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं को धारण करता है, उनका संग्रहण करता है, उन्हें पोषण प्रदान करता है और उन्हें अंड कोशिका को निषेचित करने के लिए योग्यतार्जन के अंदर सहायता करता है। इस अधिवृषण के पृष्ठ भाग से निकलती है एक नलिका, संकरी नलिका, उसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। यह शुक्रवाहिनी स्क्रोटम यानी वृषण कोश से निकलकर देह गुहा में प्रविष्ट होती है और मूत्राशय के समीप जो मूत्र नलिका वृक्कों से आ रही है इसके ऊपर से लूप बनाकर ये नीचे आती है और शुक्राशय से आने वाली शुक्र नलिका के साथ में मिलकर यहाँ पर बनाती है स्खलनीय वाहिनी। यह स्खलनीय वाहिनी मूत्राशय से आने वाली मूत्र नलिका के साथ में मिलकर यहाँ पर बनाती है मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। यह मूत्र मार्ग मानव के अंदर एक लंबी बेलनाकार संरचना के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इसे कहा जाता है शिशन कहते हैं। यह शिशन मानव की बाह्य जननेंद्रिय है, इसे हम कहते हैं मैथुनांग कहते हैं। इस शिशन का जो अग्रभाग होता है थोड़ा सा फूला हुआ होता है, इसे कहते हैं ग्लांस पेनिस और इस शिशन के सबसे अंतिम सिरे पर यहाँ पर पाया जाता है छिद्र, इसे कहते हैं जनन मूत्र छिद्र, क्योंकि इसी छिद्र के द्वारा यूरिन यानी मूत्र का निष्कासन होता है और लैंगिक प्रक्रियाओं के दौरान इसी छिद्र से शुक्राणुओं का भी निष्कासन होता है, वीर्य का भी निष्कासन होता है। अतः इस छिद्र को कहा जाता है जनन मूत्र छिद्र कहते हैं। तो मानव के जननांगों में जो वृषण है, ये वृषण मुख्य जनन अंग होते हैं क्योंकि यहीं पर शुक्राणु बनते हैं और बाकी सारे के सारे जो अंग होते हैं वह शुक्राणुओं के परिवहन में, शुक्राणुओं को ट्रांसफर करने में सहायता करते हैं। अतः इन्हें सहायक अंग कहते हैं। मानव के जनन तंत्र के साथ में यहाँ पर याद रखना है कि शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियों से निकलने वाला जो स्त्राव होता है वह तरल माध्यम बनाता है जिसके अंदर वृषण से आने वाले शुक्राणु उसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। तो शुक्राणु युक्त तरल जो मानव के शिशन से बाहर निकल रहा है इसे कहा जाता है वीर्य। शिशन की सहायता से इस वीर्य को मादा जननांग यानी योनि के अंदर छोड़ दिया जाता है, जहां से शुक्राणु आगे की तरफ गति करते हैं और अंड कोशिका की ओर गमन करते हैं। जब नसबंदी यानी शल्य क्रिया जिसके द्वारा संतानोत्पत्ति को रोका जाता है, इस शल्य क्रिया को जो पुरुषों के अंदर संपन्न होती है इसे कहा जाता है पुरुष नसबंदी, इसे कहा जाता है वैसेक्टोमी। तो इस वैसेक्टोमी के अंदर जो वृषण कोशों के अंदर शुक्र वाहिनियां होती है, इन शुक्र वाहिनियों को काट लिया जाता है, उनको फोल्ड करके उसे पैक कर दिया जाता है जिससे शुक्राणु आगे बढ़ते नहीं हैं और संतानोत्पत्ति नहीं होती। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं नर जनन तंत्र कहते हैं। और नर जनन तंत्र के अंदर वृषणों को हमेशा याद रखना है जिसके दो कार्य होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। तो यह प्रक्रिया बिल्कुल, यह जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर यह टॉपिक इतनी ही मात्रा में दिया गया है, इससे ज़्यादा डीपली हमें नहीं जाना है कि प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का कार्य क्या होता है, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता